हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सरकारी एग्जाम फाइटर। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आज की नई क्लास में। दोस्तों, आप सभी लोगों की एसएससी एमटीएस के लिए क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जिनके पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। अगर आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में स्थित है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। लेकिन उनमें से बहुत से कम लोग हैं जो जानते होंगे कि किस शहर में स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो जो अपना हवा महल है वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, जयपुर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊंचे ओट वाली दीवारों से संरक्षित यह महल शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था, शाही परिवार की महिलाओं के लिए ये महल बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। तो ये कौन सा कर है जो पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसको पारित नहीं किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो पूरी तरीके से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्यक्ष कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय प्राणी के लिए इकलौता प्राकृतिक वास है। देखिए, आपका एक लुप्तप्राय प्राणी है जिसका नाम है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा जो है ना, उसके लिए क्या है, इकलौता वास है। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा रहता है। यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इसके लिए संरक्षित इसको किया गया है। अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है अपना असम राज्य में। असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हेमंत कुमार बिस्वा शर्मा। अभी आप लोगों का काम ये है कि जो असम है उसके वर्तमान में राज्यपाल कौन है, उनके बारे में कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एक सींग वाला गेंडा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क या फिर खनिज है। जो मैग्नेटाइट है वो किसका एक खनिज है, तो मैग्नेटाइट किसका खनिज है, आयरन का खनिज है। यानी कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो किसका, मतलब मैग्नेटाइट आयरन का क्या है, एक खनिज है। ठीक है, तो आयरन का खनिज क्या है, मैग्नेटाइट। ठीक है, अब देखिए, ये बेरिलियम है, क्रोमियम है और लेड है। तो बेरिलियम किसका खनिज होता है और जो क्रोमियम है वो किसका खनिज होता है और लेड किसका अयस्क होता है। तो ये भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है। देखिए, एक ये मूवी बनाई गई थी, इसका नाम है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ये पुस्तक, ये मतलब ये किसके ऊपर बनाई गई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं जो अपने गणित के महान थे भारतीय, जिनका नाम था रामानुजन, उनके ऊपर ये बनाई गई थी। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन इनका नाम था। तो गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे, इनके द्वारा मतलब इनकी जो है ना, इनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। और जो कि आप जानते हैं कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि एक आदमी, एक व्यक्ति जो अनंत को जानता है। इसका निर्देशन, ये फिल्म जो बनाई गई है, इसका निर्देशन मैथ्यू ब्राउन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैथ्यू ब्राउन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है। देखिए, दो प्रकार के ग्रह होते हैं, एक आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह होते हैं। एक आंतरिक ग्रह होते हैं, एक होते हैं अपने बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों को ही पार्थिव ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे आंतरिक ग्रहों कितने होते हैं, चार अपने आंतरिक ग्रह होते हैं और चार होते हैं बाह्य ग्रह। चार आंतरिक ग्रह होते हैं और चार बाह्य ग्रह होते हैं। अब चार आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो एक अपना बुध होता है, उसके बाद अपना शुक्र और उसके बाद अपना पृथ्वी और अपना मंगल। तो ये अपने चार कौन से हो गए, आंतरिक वाले। ठीक है, चार आंतरिक ग्रह हो गए। अब इसके बाद जो बाकी के बचे हुए चार ग्रह हैं वो अपने बाहरी ग्रह हो जाएंगे, वाह ग्रह हो जाएंगे। तो कौन कौन से बचे हैं, एक अपना बचा है बृहस्पति, तो बृहस्पति हो जाएगा एक। उसके बाद अपना शनि बचा हुआ है, तो शनि हो जाएगा। अरुण है,
और एक अपना है वरुण। तो 4 ग्रह बचे हुए हैं। तो बाह्य ग्रह 4 हो गए और आंतरिक ग्रह 4 हो गए। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह हैं। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पे आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो शनि है वो क्या है, एक बाह्य ग्रह है। तो आंतरिक ग्रह के अंदर कैसे आ गया ये, तो यहाँ पे गलत लिख लिया है इन्होंने। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए एक बात और जान लीजिए, जो आंतरिक ग्रह होते हैं आकार में छोटे होते हैं। आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं जबकि बाह्य ग्रह आकार में बड़े होते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो अंतिम जो मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल बादशाह था, उसका नाम था बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड इसका नाम था। अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, भारत में विद्रोह हुआ था, उसमें शामिल होने के कारण कंगारू कोर्ट ने उन्हें षड्यंत्र रचने का दोषी मानते हुए अपराधी ठहराया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले जो रंगून हुआ करता था वहाँ पे बर्मा में, म्यांमार में हुआ करता था, तो वहाँ पर क्या कर दिया, निर्वासित कर दिया था। ठीक है, निर्वासन के दौरान वर्ष 1862 में, कब, 1862 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्ष क्या है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था सन 1904 में जन्म हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 2 अक्टूबर सन 1904 को इनका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1904 है तो इसके बाद एक 1905 आ रही है। तो 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। और बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था, उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो उसको भी आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे इससे एक संबंधित क्वेश्चन और बन सकता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनका समाधि स्थल क्या नाम क्या है, समाधि स्थल का नाम बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो विश्व बैंक के रूप में कौन सा संगठन जाना जाता है, एडीबी, यूनेस्को, आरडी और यहाँ पे आईएमएफ। तो यहाँ पे 4 बैंकों के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा संगठन है जो आपको विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक आपके सामने दिख रहा है IBRD, कौन सा, IBRD। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक है। इसके तहत अनुदान शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस। तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। तो क्वेश्चन पढ़िए कि जो अपना विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है IBRD। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश किसमें से सबसे तेज़ गति से यात्रा करता है। देखिए प्रकाश जो होता है अपना, लाइट होती है, वो किस में सबसे अधिक तेज़ी से यात्रा तय करती है। तो प्रकाश सबसे ज़्यादा तेज़ी से यात्रा किस में तेज करता है, तो जो अपना निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा रहती है, सर्वाधिक चाल प्रकाश की निर्वात में रहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाढ़ को किसके द्वारा रोका जा सकता है। बाढ़ जो होती है उसको किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो बाढ़ को किसके द्वारा रोक सकते हैं हम, नदियों पर बांध बना करके और जो वृक्षारोपण होता है उसको कर करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो कबड्डी होता है उसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है, प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। टीम में कितने होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जो मैदान होता है उसमें खेलने के लिए कितने जाते हैं, तो उसमें खेलने के लिए जाते हैं आपके 7 खिलाड़ी। ठीक है, 7 खिलाड़ी आपके खेलने के लिए जाते हैं, 5 खिलाड़ी शेष बचे रहते हैं अन्य विकल्प के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे जो कबड्डी है उसमें टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रत्येक पक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर 7 खिलाड़ी होंगे, 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है।
चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया है और इसकी मतलब ये किसके ऊपर लिखी गई है, तो ये लिखी गई है राजनीति के ऊपर, यानी कि पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा गया है इसको। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य हैं। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके महामंत्री के रूप में जाने जाते थे। इनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है, इम्पोर्टेंट बुक है, ये इम्पोर्टेंट बुक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? पैसेज टू इंडिया पुस्तक, इसको लिखा है E.M. फोस्टर ने। कौन ने लिखा है? E.M. फोस्टर के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो कौन सा कौन सा प्रावधान है जो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से क्या चीज़ ली गई है, ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? तो देखिए, जो ब्रिटेन है उससे एक तो संसदीय सरकार को लिया गया है, कानून का नियम लिया गया है, विधान प्रक्रिया को लिया गया है, एकल नागरिकता जो है ना अपनी, उसको लिया गया है, कैबिनेट अधिकार को लिया गया है, विशेषाधिकार को लिया गया है, विशेषाधिकार जो अधिकार है उसको लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार को दिया गया है और द्विवार्षिकता को दिया गया है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस को जब देखेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे क्या चीज़ ली गई है, तो देखिए संसदीय प्रणाली ली गई है यहाँ पर। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर पहला, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन से। अब देखिए यहाँ पे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो USA से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। तो सॉफ्ट करेंसी क्या होती है? तो सॉफ्ट जो करेंसी होती है उसका ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सॉफ्ट करेंसी। यानी कि ऑप्शन 2 में दिख रहा है आपको कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आप लोग सही उत्तर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है? जार्कोनियम जो है ना वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा यहाँ पे सही आंसर। तो जिसने ऑप्शन नंबर 4 लगाया उनका आंसर सही है, बाकी सारों लोग जितने लोग हैं आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में जो घुलनशील भस्म होती है उसे क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। ऑप्शन 2 लगाइएगा करेक्ट आंसर, यानी कि क्षार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आधार है क्योंकि यह एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और उन्हें बेअसर कर देता है। यह एक क्षार भी है क्योंकि यह पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्षार जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो अम्लों के बारे में बात गलत बतानी है आपको कि कौन सी बात गलत है। पहले सही बात तो देख रहे हैं तब गलत बात देखेंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि वे जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन अब चौथा देखें कि वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं, तो ये क्या है? ये बात गलत है। वे विद्युत के सुचालक होते हैं ना कि कुचालक। तो आंसर लगाइएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। यहाँ पे गलत कथन बताना था तो गलत आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका शराब दवाइयों और वायुयान में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस पढ़िए कि प्रोपाइल एल्कोहल, डाइकोमिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल या फिर मिथाइल एल्कोहल। तो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो इसमें से आंसर होगा आपका इथाइल में जो अपना इथाइल एल्कोहल होता है जिसको C2H5 के नाम से जाना जाता है। C2H5 इथाइल एल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल भी कहा जाता है। तो इसका उपयोग शराब में, दवाइयों में और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने सभी क्वेश्चंस को देखा होगा, अच्छे से एनालिसिस किया होगा और
ग्रहण किया होगा क्वेश्चन को। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।